था कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मगर इन तीनों नारों से चिल्लूपार जो क्षेत्र है वो अछूता है। ऐसा क्यों? विकास की बात आपने किया कि यहाँ पे विकास क्यों नहीं है, कहाँ आपको विकास नजर नहीं आता। इससे संबंधी ये बात है कि अगर आम जनता की जो जनरल चीजें होती हैं वो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चिल्लूपार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी दशा हमने कोविड काल में देखी। और दूसरी चीज, अगर आप एनालिसिस करें तो एक भी केंद्रीय विद्यालय अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं है। क्योंकि ये सवाल आपसे करना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने सोचा कि आपने जब विकास की बात की तो मैं रख दूं। और रोजगार का सृजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है चिल्लूपार में कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। तो ऐसी दशा में यदि जनता आपको चुनती है तो आप इन मुद्दों पे कैसे काम करेंगे? सर बाई डाबरा समाचार 24 माँ वैष्णो पावर ट्रैक ट्रैक्टर्स एजेंसी बाड़ेपार, डाड़ी बाजार, गोला, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9793473755। अर्ची रेस्टोरेंट, यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज डिश इत्यादि के साथ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 6307144746। पता नियर तहसील मोड़, गोला, गोरखपुर। बोस निजी ITI VT, गोला बाजार, गोरखपुर। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल में। मोबाइल नंबर 9415319983। डेंटल केयर डॉक्टर रमीज रजा, BDS जामिया दिल्ली। यहाँ पर सभी प्रकार के दांत संबंधी इलाज किए जाते हैं। पता बड़ौदा UP बैंक के सामने, उर्वा बाजार। मोबाइल नंबर 9119689104। फैंसी फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर संबंधी सभी सामान उपलब्ध हैं। पता नायक VT, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9936390763। लाल की दुकान, स्वर्णकार एवं वस्त्रालय, दिलीप कुमार। मोबाइल नंबर 9450532063। पता सराय गोला बाजार। यहाँ पर आभूषण एवं वस्त्रालय संबंधी सभी सामान उपलब्ध हैं। स्पॉन्सर बाय डाबरा समाचार 24। वर्मा एंड सन्स कॉलोनाइजर, वर्मा कॉलोनी, बेवरी चौराहा, गोला बाजार, गोरखपुर। शिवपुर उदयपुर चौराहे से पश्चिम मेन रोड पर आवासीय एवं कमर्शियल प्लाट हेतु संपर्क करें इंद्र बहादुर वर्मा। मोबाइल नंबर 7521899221 एंड वर्मा मेडिसिन सेंटर, थाना रोड, गोला बाजार। परिवार आपका, सुरक्षा हमारी। जनता पैथोलॉजी सेंटर, पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड लैब। पता शॉप नंबर 3, सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स, उर्वा बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9838983604। मोतीलाल हीरालाल, फैंसी वस्त्र विक्रेता, शारदा सिनेमा हॉल, मार्केट रोड, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 6307389365। मोतीलाल हीरालाल, फैंसी वस्त्र विक्रेता, शारदा सिनेमा हॉल, मार्केट रोड, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 6307389365। विजय होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज, गोला बाजार, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार एवं होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सहयोगी संस्थान विजय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI चिकनिया एंड विजय इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, गोला बाजार, गोरखपुर। प्रबंधक विजय शंकर पांडे। मोबाइल नंबर 9838693596। स्पॉन्सर बाय गोला नगर पंचायत नगर अध्यक्ष लालती देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मुरारी प्रसाद। नमस्कार, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय हमारे स्टूडियो में उपस्थित है सृंजय मिश्रा जी, जो भाजपा प्रत्याशी है। लेकिन सबसे पहले हम अपने मुद्दों को बता देते हैं। डाबरा समाचार का
मुद्दा क्या है? यूपी इलेक्शन बहुत ही करीब है, इसलिए डाबरा समाचार ने विधानसभा संवाद का प्रोग्राम रखा है। जो सबसे पहला प्रोग्राम चिल्लूपाल विधानसभा में रखा गया है, जो गोरखपुर जिले का एक विधानसभा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। इस विधानसभा संवाद का मुख्य बिंदु क्या है? जातिवाद बनाम विकासवाद। प्रदेश का बेरोजगार बनाएगा किसकी सरकार? पोल खोल बिंदास बोल, किसमें है कितना दम, कौन होगा यूपी का सीएम? हमारे साथी पत्रकार जो दो लोग हैं, जिसमें एक नौशाद खान, एक हाफिज इम्तियाज साहब है, और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि कहें या हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित है संजय मिश्रा जी हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि मिश्रा जी खुद अपना परिचय दें, उसके बाद हम लोग अपने सवाल करें और मिश्रा जी हम लोगों के सवालों का जवाब दें। मैं संजय कुमार मिश्र, भारतीय जनता पार्टी से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए हमने प्रतिष्ठा किया है। उम्मीद भी है, पूरी उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ, क्षेत्र में लगा हूँ। यही पड़ोस आपके गोईसी गोला ब्लॉक के अंतर्गत चिल्लूपाल विधानसभा के अंतर्गत भटनीपाल गांव का रहने वाला हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने परिचय दिया। तो सर, देर न करते हुए सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, फिर अचानक राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे? कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि जो शिक्षा से जुड़ा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन आप नहीं, मेरी बात पहले आप अपना जवाब लीजिए, फिर हमसे जो पूछना पूछिए। जी, जो शिक्षा से जुड़ा है वो राजनीति नहीं कर सकता, जो राजनीति से जुड़ा वो शिक्षा नहीं कर बिल्कुल सकता। बड़े बड़े जितने भी आपको इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। जी। और शिक्षा जगत से जुड़ना, शिक्षा विभाग से मैं नहीं जुड़ा हूँ, विभाग अलग होता है और शिक्षा जगत दोनों अलग अलग जी चीजें हैं। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय पंडित टी.एन. मिश्रा जी, अगर आप नाम सुने हो जी, वो चुनाव लड़ चुके हैं। 1993 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चिल्लूपाल से चुनाव लड़े हैं। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना किया था जिसका नाम सेंट्रल एकेडमी है। सेंट्रल एकेडमी संस्थान आज पूरे देश में जो है 300 से ऊपर हमारी संस्था है जी, जो पूरे हिंदुस्तान के 6 प्रांतों में चल रही है। जी। और शिक्षा से जुड़ने के बाद समाज सेवा में भी, लोगों की सेवा के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहते थे। उनके मन में एक हमेशा लालसा रहती थी कि अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा किया जाए। इसी उद्देश्य से 1993 में वो चुनाव भी लड़े थे जी। और बहुत कम अंतर से जो है, बहुत कम वोटों से जी। यानी कि सर आप अपने बड़े भाई के रास्ते पर चल रहे हैं? रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ मैं, रास्ते पे तो उनके चल रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार उन्हीं के रास्ते पे चलता है। मेरे परिवार में कोई भी सर्विस में नहीं है। अच्छा। मेरा पूरा परिवार, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 70 आदमी का परिवार है जी। और पूरा परिवार इस शिक्षा जगत से ही जुड़ा हुआ है जी। उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं जी। उनके कुछ अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मैं इस राजनीति में आया हूँ। राजनीति में आने का मतलब हमारा राजनीति के द्वारा क्षेत्र का सेवा करना, लोगों की सेवा करना, राजनीति को एक माध्यम बना करके जन प्रतिनिधि के रूप में, या कह लीजिए कि राजनीति में आकर के क्षेत्र के लोगों की सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। जी। मिश्रा जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि आप ये बीजेपी के प्रमुख दावेदारी 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो विकास के किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? कितने विकास आपको दिलाए जाए? अपने क्षेत्र की कुछ विकास के बारे में बताना। नहीं, हमारा क्षेत्र तो अगर आप देखेंगे तो 5 साल से बीजेपी का विधायक यहाँ नहीं था, क्योंकि ये सवाल हमारा इसलिए थे नहीं, बीजेपी का यहाँ विधायक नहीं था जी। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ विकास कम हुए होंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आप जाके देखिए। आप पूरे प्रदेश की बात करिए, किसी एक क्षेत्र की बात क्यों कर रहे हैं? आप पूरे प्रदेश की बात करिए। लेकिन सर जहाँ हम रहेंगे हम तो वही देखेंगे। अखिलेश ने अपना एक्सप्रेसवे बनवा दिया, योगी जी ने अपना अलग एक्सप्रेसवे बनवा दिया। अब हमको तो बढ़लगंज से गोला आना है, तो हमारे लिए तो यही एक्सप्रेसवे है। आपका भी एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये भी सड़क 4 लेन में पास है और ये भी सड़क बहुत जल्दी ही टेंडर हो गया है। इस पे भी 4 लेन बनेगा एक्सप्रेसवे, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो। जी। ये
प्रदेश में कहीं भी एक्सप्रेसवे बनेगा तो सबको लाभ मिलेगा। हम भी आप उस पे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं। आप धुरियापार से उर्वा गए होंगे, उर्वा से धुरियापार गए जी होंगे। नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ की हालत बद से बदतर है। नहीं, आई एम एक्सेप्टेड, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि सड़कें खराब हैं जी, थैंक यू। लेकिन काम भी हो रहा है। आप देखिए पैचिंग का वर्क चालू हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने जो है लोक निर्माण विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया है, एक टाइम बाउंड दे दिया है कि इसके अंदर सड़कें सब सही हो जानी चाहिए। लेकिन सर जो पंचिंग का काम हो रहा है, हम लोग गए थे उस पर, हम लोग रुके, धूल मिट्टी के ऊपर वो थोड़ा सा किराया डाल दे रहा है। अभी वो पैचिंग हो रहा है, उसके ऊपर एक लेयर बनेगा। आप बड़हलगंज से पटना जब जा रहे हैं तो आप उस पे जाके देखिए, एक लेयर पूरा उसमें 3 इंची का पड़ना है, पूरा वहां से लेकर के यहाँ तक। यानी सर गोला से लेकर बड़हलगंज तक सब यहाँ से लेकर उर्वा तक जाएगा वो पूरा जगह। अच्छा सर, ये जो गोला से लेकर उर्वा तक का जो काम हुआ है, काम अभी पूरे नहीं हुए, सड़कें पहले से बिखरना स्टार्ट, इस पर आपने क्या करना? अब हो सकता है, हम उस पर क्या कहेंगे जो है इसको तो सर इस निगाह से भी देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और जो भी ठेकेदार वो बेखौफ है, डर नहीं रहा है कि हम मुख्यमंत्री गृह जनपद में काम करवा रहे हैं, सड़क बनी नहीं, टूट गई, यहीं पर धूल में क्वालिटी में कोई दिक्कत रही होगी जो हो गया, ऐसा सब जगह नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। और जो भी ठेकेदार है, जो लोग भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उनके पास भी है कि हम जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं अगर मानक के अनुसार नहीं होगा तो हमको सरकार या गवर्नमेंट हमको भी पकड़ेगी, प्रशासन हमको पकड़ेगा। कहीं टूट गया होगा, आपकी बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ, कहीं टूट गया होगा, ऐसा नहीं। मिश्रा जी, इससे संबंधित अगला सवाल है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मगर इन तीनों नारों से चिल्लू पार जो क्षेत्र है वो अछूता है, ऐसा क्यों? नहीं, कहाँ नहीं सबका विश्वास, जैसे सबका विश्वास, सबका विकास, विकास आप लीजिए, सबका विकास, सबके विकास में किसका विकास नहीं हो रहा, जरा हमको बता दें। मैं इसी से संबंधित आपको बता रहा हूं कि एक जैसे विकास किसको आप मानते हैं, क्या विकास होता है, विकास के मायने क्या होता है, जरा हमको बताइए आप। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब कि जो जन सुविधाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो सामान्य लोगों तक पहुंचे, पायदान की निचली पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। तो उसमें तो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के पास जा रहा है, चाहे वो सरकार की कोई भी योजना हो, अन्न योजना हो, जल योजना हो, शौचालय की योजना हो, आवास की योजना हो, या जो जितनी भी योजनाएं आई हैं, गैस है, लाइट है, सारी योजनाएं, सड़कें हैं, नालियां हैं, सब तो पहुंच रहा है। वहाँ कहाँ जो है जनता की सबका नहीं, वहाँ पे कोई जातिवाद या कोई जाति देख करके काम नहीं हो रहा है। गैस मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, आवास मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, सर आज शौचालय मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। सर गैस का दाम आसमान छू रहा है, गैस का दाम आसमान, इंटरनेशनल मार्केट, गैस और डीजल पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट तो अन्य सरकारों में भी ये इंटरनेशनल मार्केट से जाते थे। तो आपकी सरकार इस पे तमाम हुहल्ला करती थी, तब तो हमारे देश में होता नहीं था, आज भी वहीं से आता है, कल भी वहीं से आता था। भाई जैसे आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिरा 12 रुपए तुरंत एक साथ कम हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है सर, मानते पेट्रोल का दाम कम हो गया, लेकिन वहीं पर सरसों के तेल का दाम देख लीजिए जो हमें रोज खाना है। देखिए ये महंगाई जो फ्लक्चुएशन होता है ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम परमानेंट लेकर के या हमेशा रहेगा, स्थिर चीज नहीं है ये। महंगाई तो फ्लक्चुएशन में आती जाती रहेगी, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा। हम विकास की बात आपने किया कि यहाँ पे विकास क्यों नहीं है, कहाँ आपको विकास नजर नहीं आता। इससे संबंधित ये बात है कि अगर आम जनता की जो जनरल चीजें होती हैं वो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चिल्लू पार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी दशा हमने कोविड काल में देखी। और दूसरी चीज, अगर आप एनालिसिस करें तो एक भी केंद्रीय विद्यालय अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं है। क्योंकि ये सवाल आपसे करना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने सोचा कि आपने जब विकास की बात की तो मैं रख दूं। और रोजगार का सृजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है चिल्लू पार में कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। तो ऐसी दशा में यदि जनता आपको चुनती है तो आप इन मुद्दों पे कैसे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा कोविड काल में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। जी, जैसे ही दूसरा वेव जो आया था कोविड का,
तो बड़हलगंज में तुरंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का जी। कोविड हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तुरंत बनाया। जी सारी सुविधाएं वहाँ दी जी। गई और वो आज भी वैसे ही है। हम्म, संभावित उसको देखते हुए थर्ड वेव का जो जी, जी, जी। आशंका जताई जा रही है उसको देखते हुए अभी भी वो हॉस्पिटल है। दूसरी बात आपने कहा केंद्रीय विद्यालय, तो हमको नहीं लगता कि विधानसभा वाइज केंद्रीय विद्यालय खुलते हैं। केंद्रीय विद्यालय जिले में एक ही होता है। ठीक है सर। हर जिले को एक केंद्रीय विद्यालय मिलता है। ठीक है सर, वो आपके जिले में 2 केंद्रीय विद्यालय है। जी। मुख्यमंत्री का जिला है, चाहे कह लीजिए चाहे 2 केंद्रीय विद्यालय है। हालांकि ये सेंट्रल का मामला है, स्टेट का मामला नहीं है। नहीं। एक केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर नंबर 2 है, एक केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स नंबर 1 है। स्वास्थ्य के मामले में हो गया, केंद्रीय विद्यालय का हो गया। पढ़ाई के मामले में, रोजगार के मामले में यहाँ पे आपके क्षेत्र में एक चीनी मिल थी जो जब चली उसी समय उन सरकारों ने बंद करवा हाँ, कब चला कब बंद हो गया हम लोग तो देखे नहीं, लोग बताते हैं कब चला कब बंद हुआ पता ही नहीं चला। चला था बहुत शार्ट समय के लिए, 2-3 दिन के लिए चला था। जी। अब वहाँ पे एथेनॉल प्लांट भी लग रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वहाँ पे और भी कुछ चीजें आ रही हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो है ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन पिछले महीने 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसका लिंक जो गोरखपुर से हो रहा है, जो रास्ता बन रहा है गोरखपुर से जो उसको मिलाया जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को कहा है कि आप उसको भी उसमें लीजिए, ऐड करिए, ताकि इस जो धुरियापार चीनी मिल का जो बहुत बड़ा एक एरिया है 500 कुछ एकड़ का, इसमें भी इंडस्ट्रीज वगैरह ले आई जा सके और यहाँ पे भी डेवलपमेंट करके इसको इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सके। ऐसी मुख्यमंत्री जी ने एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इसको वहाँ से वहाँ जोड़ा जाए, सेम वही हालात ना हो जाए, सहजनवा से दोहरी घाट जोड़ दिया गया है। नहीं, ये रेल लाइन की बात नहीं मैं कर रहा। मतलब वही जुमलेबाजी कहीं साबित हो गया कि हमारे दिक्कत। आपको जानकारी होगी, आप जी। तो हमसे ज्यादा घूमते हैं यहाँ पे। सिकरीगंज के बाद महादेवा जो पड़ता है, महादेवा के पास से वो लाइन जा रही है, रोड जा रही जी है, देख रहे हैं। वहां से और धुरियापार चीनी मिल तक ही केवल जोड़ने का है। और ये धुरियापार दोहरी घाट और सहजनवा रेल अच्छा सर, ये लाइन सहजनवा रेलवे लाइन के बारे में कुछ बताइए। वो हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, वो सेंट्रल का मामला है। कई बार होता है पास हो गया, कई बार होता है बंद हो गया। मगर सर उसी मुद्दे सर पे बहुत आते अच्छा हैं। लगा कि आपने इसको बड़े साफ शब्दों में जवाब दे दिया कि वो सेंट्रल का मामला है। ये अच्छा लगा सर। अगर उसी से संबंधित सवाल है कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव था, उसके बाद फिर जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था, तो चुनाव पीरियड में ही एक बार ये हुआ कि अब ऐलान होने वाला है कि सहजनवा से दोहरी घाट वाले रेलवे लाइन का काम शुरू होने वाला है। फिर उसको रोक लगा दिया गया। अब फिर विधानसभा चुनाव 2022 आ गया है, तो क्या फिर वो जुमलेबाजी यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कोई जुमलेबाजी नहीं है। जी सर। ये सेंट्रल से पास हुआ था बहुत पहले, जो है दोहरी घाट सहजनवा रेल लाइन पास हुआ था, लेकिन किन कारणों से अभी रुका पड़ा है। हालांकि पिछले बजट में ऐसा आया था कि इस पे कुछ धन भी अवमुक्त हो गया है, सुना गया था। बहुत ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सुना गया था कि कुछ धन आवंटन हुआ है, लेकिन फिर उसका कहाँ पे रुका हुआ है मैं। अच्छा सर, थोड़ा सा हम अपने क्षेत्र से हट के बात करते हैं और हमारे क्षेत्र की भी समस्या है जो कल और आज बैंकों का हड़ताल चला है निजीकरण को लेकर। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? निजीकरण कहाँ तक बेहतर है? नहीं, निजीकरण तो ठीक है, लेकिन सारे क्षेत्रों में निजीकरण बहुत अच्छी चीज नहीं है। जी। अब बैंकों का निजीकरण, स्कूलों का निजीकरण, सब जगह निजीकरण, शिक्षा में निजीकरण, हॉस्पिटल में, आपके स्वास्थ्य में निजीकरण, सब जगह निजीकरण ठीक है। कुछ सरकार के हाथ में भी रहना चाहिए। बहुत अच्छा आपका जवाब मिला है सर, बहुत अच्छा, हम संतुष्ट हैं। अगर जो है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य जिसका आपने नाम लिया है वो महंगे हो जाएंगे, तो आम जनमानस जो गरीब तबके की जनता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी और वहाँ तक नहीं हो पाएगी, उसको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत कुछ चीजें सरकार के हाथ में होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिश्रा जी, आपने शिक्षा और राजनीति को काफी करीब से देखा है। पहले की राजनीति और राजनीति में क्या बदलाव? ये शिक्षा को तो हमने बहुत करीब से देखा है। शिक्षा में मैं
राजनीति को भी मैंने देखा है। जी बिल्कुल। 1993 में हमारे भाई साहब चुनाव लड़े थे, फिर बीच बीच में भी थोड़ा बहुत राजनीतिक हलचल रहती थी। पहले की राजनीति के आज की राजनीति में बहुत अंतर है। कुछ ऐसे अंतर बताएं। अब उसको बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो जाने करने जैसा में कि बहुत लंबा एक हो रहेगा। नेताजी ने कहा कि पहले की राजनीति में जवान की वैल्यू होती थी, आज जब राजनीति में जवान की वैल्यू नहीं जुमलेबाजी होती, ज्यादा होती है। जुमलेबाजी ज्यादा होती है। नहीं, इसको जुमलेबाजी जो नेता लोग करते हो, हम लोग जुमलेबाजी वाली राजनीति नहीं करेंगे। जी मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, मैं जितना बोलूंगा उतना ही करूंगा, चिल्लू पार में और अगर नहीं आप करूंगा तो नहीं बोलूंगा। चिल्लू पार में अगर आप विधायक बनते हैं हाँ। तो आपका मुख्य बिंदु क्या होगा चिल्लू पार की जनता के लिए? सबसे पहला बिंदु होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, जी सड़कें, रोजगार। ये 4 चीजों पे सबसे बड़ा फोकस। 5वां फोकस जो मेरा है वो चिल्लू पार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है 4 महीने बाढ़ से ग्रस्त रहता है। कचरांचल कचरांचल जिसको बोलते हैं हम। हमें लगता है कि आपकी उसी और- पर ज्यादा राजनीति होगा कचरांचल पे ही। सर नहीं, चिल्लू ज्यादा पार का राजनीति- सर चिल्लू पार का एक हिस्सा और है, कुआनो नदी उस पार मात्र 3 ग्राम सभा पड़ता है, रसूलपुर ग्राम सभा, पिपरी ग्राम सभा और रुकुनपुर ग्राम सभा। अच्छा, उसको बिल्कुल अछूता समझा जाता है, वो उपेक्षाओं का शिकार बना है। वहां पर सड़कों की हालत बस से बदतर है। वहां पर कोई भी नेता सिर्फ मतलब चुनाव के समय दिख जाते होंगे, उसके बाद वो वहां पर जाना बेहतर नहीं समझते हैं। तो नहीं, आप क्या उस पर जैसा कि नहीं सर, आप ही नहीं कई नेता गड़ाए, और जब हमने इनसे यही सवाल किया तो वो लोग सिर्फ कचरांचल को ध्यान दिए। क्या वो 3 ग्राम सभा जो है वो चिल्लू पार का हिस्सा नहीं है? वहां पर सड़कों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? वहां पे लोगों को आने जाने की का हक नहीं है? रोड पे सड़क पे अच्छे सड़क पर आप उस क्षेत्र को कितने दिन से जानते हैं? वहीं का मैं जन्म कर्म पैदाइश मेरा वहीं का है, तभी तो मैं हम पीड़ा झेल रहे हैं और सबसे वही ये सवाल पूछता हूँ। कितना दिन से जो है आप उधर आना जाना होता है आपका वहाँ? मैं वहीं का रहने वाला ही हूँ सर। अब आपको मैं बताऊं विकास क्या होता है। जी 30 साल पहले जी आप उसी धुरिया पार घाट पे नाव से जाते थे। जी उसके बाद मायावती ने उसका उसके बाद वहाँ चह बना। जी किस सरकार में बना मैं नहीं जानता। हाँ चह बना। जी चह के बाद आज पुल है, हाँ पुल से जाते हैं। हाँ 30 साल में डेवलपमेंट देखा आपने ना? तो सर नाव से 30 साल में मेरी इतना स्लो मेरी डेवलपमेंट बात खत्म समाप्त होगा। नहीं हुई है अभी। जी मेरी बात को समाप्त हो जाने जी, दीजिए सर। तब आप जी, कहिए। बिल्कुल। 30 साल में नाव से लेकर पुल तक आ गए सर। पुल पर आ गए, जी। पुल तक आ गए। जी सर। जो बंधा कच्चा था वो पिच हो गया। जी शाहपुर तक आप पिच रोड से जा रहे हैं। जी शाहपुर से रोड इधर भी कटा है सर, जो बॉडी बेलघाट तरफ जाता है। बहुत दिन मोटे हाँ। वो भी एक बंधा है सर, और उस पर भी तमाम आबादियां हैं। उस बंधे पे भी पिच हुआ था, हाँ हुआ था, वो भी बंधा पिच हुआ था, लेकिन जो उसको गरीबी होकर भी भी जाता है। वो गिट्टी उड़ गया सर। अरे अब बाढ़ एरिया है, वो पानी भरता नहीं है। सर, उसको पानी नहीं भरता सर। नहीं पानी नहीं बढ़ता, लेकिन फिर भी उसका कुछ असर रहता है। जी। डेवलपमेंट उधर भी है और उधर का भी विकास है। ऐसा नहीं, विकास वहाँ भी हुआ है। और मैं आपको मैं बता सर दूं, आपकी सरकार नहीं कर रहा हूं, ना आपकी मैं सरकार आपकी कर रहा, सरकार की किसी बात को नहीं कर कर रहा। रहा। मैं सबको, मैं बीएसपी हो चाहे एसपी हो चाहे मैं बीजेपी आपको हो। क्यों पूछा, मैंने आपको इससे क्यों पूछा कि आप कितने दिन से वहाँ जाते हैं? जी क्योंकि नाव की यात्रा मैंने भी वहाँ किया है। जी नाव से ही शिक्षा दीक्षा और हमारी भी हुई। हाँ, नाव की यात्रा मैंने भी किया है, वहाँ से इस पार से उस पार की, जी। फिर चह की भी यात्रा किया, पुल की भी यात्रा करता हूँ सर हमें और मैंने जिस दिन अपना अभियान शुरुआत किया तो सबसे पहले मैं वहीं गया था, और वहीं सिधवाना गया था, सिधवाना से रसूलपुर गया था। सिलवाना रिंकू मिश्रा जो जिला पंचायत भाजपा के नेता थे, हाँ। वो हमारे ही ग्राम सभा के। हाँ, तो आपके ग्राम सभा के हैं, तो मैं भी आपके ही ग्राम सभा का हूँ। जी ये आपको बता दूं, मेरा भी ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ इसमें कुछ योगदान वहाँ का भी है। जी तो मैं सबसे पहले वहाँ गया था और वहाँ की मिट्टी को मैंने प्रणाम करके तभी अपना एक नहीं तो सर जैसे आपने कचरांचल और बता बहुत दिया है, अगर आप डेवलपमेंट हुआ है। जीतते हैं, मैं इसलिए आपसे तो कह रहा जरूर हूँ। तो आप आपको ध्यान मैं दीजिएगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपसे इसीलिए कहा कि 30 साल का अनुभव, मैं भी जाता था तो इस बार से रात कभी हो जाती थी 8 बजे तक, तो बुलाना पड़ता था फोन कर। जी बिल्कुल, फोन का सब उस समय जमाना ही नहीं था, कौन का खबर जाता था तो जो लोग आते थे तो नाव उस पर जाके जाते थे। डेवलपमेंट हुआ है और कछारांचल की स्थिति जो है वहाँ से ठीक विपरीत है। वहाँ पे जो वो 3 गांव का आपने नाम लिया, 3 गांव डूबते नहीं हैं, लेकिन पानी में नहीं डूबते हैं, डूबते नहीं हैं, बंधे लेकिन से सड़कें नहीं सुरक्षित हैं। है, सड़कें नहीं है।
सड़कें नहीं है ये आप कह सकते हैं, सड़कें सड़कें नहीं। लेकिन पहले की अपेक्षा अभी सड़कें वहाँ भी हो गई हैं। बहुत गड्ढे हो गए सर। गड्ढे हो गए, गड्ढे सही हो जाएंगे, गड्ढे को कोई बोलते हैं। लेकिन कछार का जो एरिया है, आप टेढ़िया बंदे से चले जाइए, ये जो राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज है वहाँ से लेकर के पटना तक जी वो सड़क के दोनों तरफ एकदम बाढ़ग्रस्त है। उन गाँव में जाइए, आप बाढ़ के समय में गए होंगे तो देखे होंगे, देखा गया, देखा भी है और चलाया। हाँ, तो वहाँ की स्थिति देखे होंगे। 3 महीने वहाँ क्या दुर्दशा होती है। मैं किसी जनप्रतिनिधि को दोषी नहीं बताऊंगा, क्योंकि 5 बार 6 बार एक आदमी रहे, 2 बार 1 बार रहे, अभी ये रहे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात का कष्ट हमेशा रहता है कि अगर इन लोगों ने कोशिश किया होता तो जरूर वहाँ कुछ काम। हाँ, क्योंकि 2 लोग तो मंत्री थे, एक तो मान लीजिए केवल विधायक है, वो भी विपक्ष में है, हम मान सकते हैं कुछ नहीं कर पाए। लेकिन 2 लोग मंत्री रहते हुए अगर चाहे होते तो कछार नहीं रह जाता। कछार भी शायद आज हम लोगों की तरह से बांगर हो गया होता। और हमारी प्राथमिकता में है वो, अगर मुझे यहाँ से आशीर्वाद मिला, यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे चुना गया और मुझे आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहला मेरा काम जो होगा वो उनको बाढ़ से मुक्त कराने का मैं काम करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल सर, कि सभी पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, तमाम की तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं। मगर अगर चिल्लू पार का एनालिसिस किया जाए, यहाँ पे अगर नजर दौड़ाई जाए, तो लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवार ब्राह्मण हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये आपका निजी राय, आप क्या मतलब? जातिवादी नहीं है पार्टियां, तो देखिए बहुत सारा कुछ, किसी पार्टी का नाम ना लिया जाए तो बढ़िया होगा। लेकिन हर पार्टी किसी न किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ है, सबके पीछे किसी न किसी का लेबल लगा हुआ है। रह गई चिल्लू पार की बात, तो चिल्लू पार में हर पार्टी ब्राह्मण इसलिए उतारना चाहती है, ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे नंबर 1 पे संख्या ब्राह्मणों की है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मण का वोट प्लस जिस पार्टी से आएंगे उस पार्टी के वर्ग विशेष का वोट, दो उसमें और जो जातियां सम्मिलित होंगी, अगर मिलेगा तो वो प्लस होकर के जो है हमारी सीट निकल सकती है। और ये ब्राह्मण बाहुल बहुत पुराना धुरिया पार, जब ये पुराना धुरिया पार जहाँ लोग बैठे हैं, ये पुराना धुरिया पार था, पहले धुरिया पार क्षेत्र के नाम से था, 2012 के बाद से चिल्लू पार हो गया। तो धुरिया पार और चिल्लू पार गोरखपुर जनपद की दोनों ब्राह्मण बहुल सीटें मानी जाती थी। अच्छा सर, कंबल वितरण का प्रोग्राम आपके द्वारा रखा गया था, हाँ। इसको राजनीतिक स्तर से देखा जाए, सामाजिक सहयोग कहा जाए? नहीं, ये केवल एक सेवा भाव है, एक सेवा भाव। हाँ। और मैंने कंबल वितरण का कार्यक्रम कल से जो रखा था, आपको शायद पूरी न्यूज आज तक नहीं पहुंची थी। 16 दिसंबर को मैंने शुरुआत उसकी इसलिए किया था कि हमारे स्वर्गीय बड़े भाई पंडित TN मिश्रा जी का जन्म जयंती है 16 तारीख को। 16 तारीख को उनका जन्मदिन है। और 16 तारीख को आपको बता दूं कि मैंने तो यहाँ करीब 2000 कंबल वितरण कल किया था, आज भी 500 कंबल वितरण करके पटना में आ रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल एकेडमी में 16 तारीख को उनका जन्मदिन बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। कहीं 1000 कंबल, कहीं 500 कंबल, कहीं गरीबों को भोजन, कहीं कुष्ठ रोगियों उनके जन्मदिन पे। और 23 मार्च को उनके देहावसान के दिन भी ये आयोजन होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उनके जन्मदिन और देहावसान के दिन गरीबों का मदद हो जाता है। हाँ, तो ये तो सेवा भाव था और ये कंबल वितरण हमने यहाँ भी करवाया, और वैसे भी पिछले साल ही मैंने करवाया था, उसके पहले भी मैंने जो है एक दिन कंबल वितरण करवाया था। ये तो क्षेत्र में हमारा काम सेवा का हमेशा चलता रहता है। इसके पीछे कोई राजनीतिक अगर वो ले रहा है कि राजनीतिक रूप से इसका कोई राजनीतिक नहीं। बाढ़ में कौन सा राजनीतिक वो था, बाढ़ में भी मैंने जो है राशन बंटवाया था। मिश्रा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर 2022 में आपकी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चिल्लूपार विधानसभा में कमल खिलाने में सफल होंगे? निश्चित रूप से सफल होंगे। या कैसे इसको थोड़ा किस बेस पे आप कह रहे हैं? क्योंकि इस बेस पे आप कह रहे हैं कि हम सफल नहीं होंगे। मैक्सिमम जैसे कि ब्राह्मण वोट बटेगा, डिवाइड होगा, अलग अलग जाएगा, कुछ एसपी में जाएगा, कुछ पीएसपी में जाएगा, हो सकता है। नहीं, ठीक, ब्राह्मण बटेगा ना जी। और बताइए और कौन बटेगा? तो फिर जब अगर ये इसके अलावा
चिल्लू पार में हाँ। कमल नहीं खिला अभी तक, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कमल जो खिलने सबसे का। चिल्लू पार में कमल हम ही खिलाएंगे। हाँ ये सर हमारा ये- सवाल ये ये सवाल। चिल्लू पार में कमल हम ही खिलाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको सर। बता दूं 1990 में जी यहाँ से वीरेंद्र प्रताप शाही लोकेट चुनाव लड़े थे, जी तो 6,500 7,500 वोट पाए थे, 72-73 वोट पाए थे। 93 में हमारे भाई साहब चुनाव लड़े थे तो 33,000 वोट पाए थे। जी जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा 7,000 को 33,000 पे पहुंचाया गया था। अच्छा आप उसी रेशियो को अंदाजा लगा लीजिए कि है। अब 70,000 के करीब हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 72,000 पे हैं। हम्म। उसी रेशियो से अंदाजा लगा लीजिए, कमल हमें खिलाएगी। तो क्या सर वो कुछ जनाधार कम नहीं हुए होंगे इसका आपका? नहीं, मेरा जनाधार क्या, पार्टी के जनाधार से सब कुछ होता है। अच्छा सर, अगर मेरा तो बीजेपी व्यक्तिगत से- है, वो है ही है। जैसे पार्टी नहीं, आप पार्टी का ग्राफ देखिए ना, पार्टी बीजेपी का ग्राफ आपको क्या लग रहा है? अच्छा ठीक है नहीं, आपके कहने के अनुसार जैसे मान लीजिए आपने यही ना कहा कि ब्राह्मण मतदाता बटेगा बटेगा, बटेंगे सर जी। लेकिन उसके अलावा अन्य जो मतदाता हैं वो बीजेपी से जो जुड़े हैं उनकी काउंटिंग आप नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है, काउंटिंग तो हम लोग करेंगे, या करते ही सर्वे होता ही है। बीजेपी से आप टिकट उम्मीदवार हैं और अगर आपके अलावा किसी और को टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आप जिसको टिकट मिलेगा उसका मदद करूंगा। उसके साथ रहेंगे आप। तो सर देखिए, ज्यादा देर न करते हुए हमारा आखिरी सवाल होगा, समय को ध्यान में रखते हुए। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, चिल्लू पार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा से संबंधित, हमारे चैनल के माध्यम से? शिक्षा से संबंधित जी अरे युवा तो शिक्षित हो चुके होंगे, जो शिक्षित नहीं हो, शिक्षा सबसे पहला जो है काम है शिक्षा। अगर जैसे इस समय हमारे युवा पास शिक्षा से थोड़ा दूरी बना रहे हैं। हैं? युवा, वैसे हम लोगों ने देखा है कि शिक्षा तो हम युवा- चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से इंटरव्यू हो, युवा और की क्राइटेरिया आपने क्या बनाया? जैसे युवा की क्राइटेरिया तो शिक्षा का कोई एरिया ही नहीं, जब तक चाहे तब तक पढ़े। हाँ। लेकिन युवा अब जैसे कि अगर 10 साल का 15 साल का लड़का भटक रहा है और वो भटक गया, नहीं, वो भटकने नहीं चाहिए। वो अगर भटक रहा तो उसको कहीं न कहीं से उसके अभिभावकों की कमी है। आखिरी और सवाल। हम ये नहीं, हम ये कहना भी चाहेंगे जी। कि सबसे पहली प्राथमिकता। जरूरत प्राथमिकता है वो हमारी शिक्षा है। जी, वही हम अगर चाहते हमारे हैं। पास शिक्षा है तो हम कहीं भी जा करके सफल हो सकते हैं, कुछ भी कर सर सकते मेरा हैं। वही कहना है अगर कि मेरे पास शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है, और इस समय जैसा आपने कहा, मैं भी इस बात को मानता हूँ, मैं भी देखता हूँ जी कि तमाम तरह की बातें हैं, तमाम युवा इसमें भटक रहा है। शिक्षित और मैं लोग कहना भी चाहूंगा युवाओं से कि सबसे पहला काम उन लोगों का केवल और केवल यह है कि वो शिक्षित हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अच्छी शिक्षा जब उनके पास रहेगी, टेक्निकल शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा है, उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा के बाद और टेक्निकल शिक्षा जाए, तमाम चीजें हैं, कंप्यूटर का कोर्स है, मोबाइल का कोर्स है, और तमाम टेक्निकल शिक्षाएं आजकल आई है, उसको करें। कहीं ना कहीं से वो शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी उनके पास नहीं रहेगी, वो रोजगार परक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करके सर बहुत अपना जीवन यापन बहुत अच्छा आपने बताया। सर ये आखिरी सवाल था मेरा कि यदि आपने कहा बस ये आखिरी है, इसके बाद आपका वक्त पूरा हो जाएगा। आपने कहा अभी कि अगर टिकट हमें मिलती है तो दावे के साथ हम जीतेंगे। जीतेंगे सर। मगर समस्या ये है सर कि अगर चिल्लू पार की पिछली चुनाव को देखा जाए तो जब जब यहाँ से कोई प्रत्याशी जीत कर जाता है तो राज्य में उसकी सरकार नहीं बन पाती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 101% बीजेपी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी होंगे। क्या इस बार ये वो चक्र टूट जाएगा चिल्लू पार से? नहीं, चिल्लू पार से वो चक्र नहीं बनता है। जी राजेश त्रिपाठी यहाँ से जीत के गए थे तो मंत्री बने थे। जी। हरिशंकर तिवारी 3 बार मंत्री हुए थे, कैबिनेट मंत्री हुए थे। कहाँ ऐसा है कोई ऐसा विगत कई वर्षों से कई वर्षों से ऐसा नहीं, पिछले साल, पिछले 2017 के चुनाव का है केवल रिकॉर्ड। उसके पहले राजेश त्रिपाठी जी बसपा से चुनाव लड़ करके मंत्री बने थे। दोबारा जब चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, तब भी उनकी सरकार थी। उसके बाद सपा की सरकार नहीं थी। सपा की सरकार थी। 2 चुनावों से ऐसा है। उसके पहले पंडित जी चुनाव लड़ते थे, पंडित हरिशंकर तिवारी, तो वो भी तो चुनाव लड़के के मंत्री बने थे। सर चिल्लू पार और विधान और धुरिया पार अलग अलग विधानसभा थे उससे पहले। नहीं, राजेश त्रिपाठी जब लड़े थे वो दुनिया तो दोनों एक हो चुका था। हाँ, एक बार दुनिया पर से हाँ। एक बार दोनों एक चुप लगा जाएगा, लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है।
चिल्लू पार्क के चुनाव से चलिए सर, प्रदेश सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वहाँ आए। और मुख्यमंत्री, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की सरकार फुल फ्लेज की सरकार आएगी। 350 का लक्ष्य हम लोगों का है। 350 सीटें, हाँ 350 पार का लक्ष्य है। 350 सीटें जीतेंगे और फुल फ्लेज की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही बनेंगे पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम एक सर को इसमें चिन्ह देना चाहेंगे। आभार, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक